विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में नेक्स्ट होगा मोल प्रभाज। तो हम देखते हैं मोल प्रभाज क्या चीज़ होता है। तो जैसे मान लें कि यह एक विलयन है और आपको पता है कि विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है विलयन में विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय के मोलों की संख्या को हम दिखाएंगे स्मॉल n से और विलायक के मोलों की संख्या को दिखाएंगे कैपिटल N से। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाएंगे और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से दिखाएंगे। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, विलयन के मोलों की संख्या। अगर कहा जाए विलयन के मोल की संख्या क्या होगी, तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और केवल विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, केवल विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। ठीक है, अब बात आती है मोल प्रभाज क्या होता है। तो विलयन के किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है, घटक का मतलब विलेय अथवा विलायक का जो मोल प्रभाज होगा वह उस घटक के मोल की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम इसको लिख के देख सकते हैं। तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट यहाँ पर याद रख लेंगे कि किसी विलयन का जो मोल प्रभाज है, किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव 1 होता है। ये याद रखेंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। विलेय का मोल प्रभाज तो लिख सकते हैं इसको हम कि विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हमने किससे दिखाया है, स्मॉल n से दिखाया है। ठीक है, तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या अब विलयन के कुल मोलों की संख्या को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल n प्लस कैपिटल N के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, और मोल प्रभाज को हम क्या कहते हैं, इकाई से दिखाते हैं, जिसे हम x से ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि मोल प्रभाज को हम x से ऐसे दिखाते हैं, इसको हम काई पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि जो काई है विलेय का, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या है, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का
मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलेय के मोलों की संख्या कितना हो गया, स्मॉल n अपॉन विलेयन के कुल मोलों की संख्या क्या होगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ठीक है, इसी प्रकार से हम विलायक का मोल प्रभाज भी डिफाइन कर सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज। अब विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो हम इसी प्रकार से क्या बोलेंगे, विलायक का जो मोल प्रभाज है वो विलायक के मोलों की संख्या, अब विलायक के मोल कौन है, कैपिटल N है, तो विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो हमारा इसको आप लिख लेंगे कि विलायक का मोल प्रभाज डिफाइन कर लीजिएगा कि विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, काई विलायक लिख दें, इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अब तो अब हम क्या कर सकते हैं, विलयन का मोल प्रभाज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम बात करें विलयन का मोल प्रभाज। ठीक है, अब विलयन के मोल प्रभाज को हम काई से अगर दिखाते हैं तो इक्वल्स हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो ये हो जाएगा कितना, स्मॉल n अपॉन n प्लस n प्लस कैपिटल N अपॉन n प्लस n। तो निकल कर क्या आ जाएगा, ये कितना, 1। तो हमारा स्टेटमेंट भी जस्टिफाई हो गया कि किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव 1 होता है, और विलायक हो चाहे विलेय हो, इनका मोल प्रभाज हमेशा 1 से क्या होगा, कम ही होगा। कभी भी इनका मोल प्रभाज 1 से ज़्यादा नहीं होगा। विलेय का मोल प्रभाज 1 से कम, विलायक का मोल प्रभाज 1 से कम, और विलयन का मोल प्रभाज सदैव कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मोल प्रभाज। बात स्पष्ट हो रही है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि मान लीजिए कि अगर यह कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में विलेय भी है और विलायक भी है। विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखा दिया और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से दिखा दिया। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, अब घटक का मतलब क्या है, विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज जो है विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। इसको हम काई विलेय लिख सकते हैं, इक्वल्स विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n अपॉन विलयन के कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या n प्लस n का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। और विलयन का जो मोल प्रभाज होगा वह विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज के योग के बराबर होगा। तो यह वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस बात को याद रखेंगे हमेशा। अच्छा, एक प्रश्न और इस पर पूछता है, जैसे मोल निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये चारों अगर दे दिए जाएं तो नॉर्मलता की भी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, मोलरता की इकाई होती है मोल पर लीटर, और मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। लेकिन मोल प्रभाज का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोलों का अनुपात है, तो ओवरऑल जो है इसका कोई यूनिट इसका बनता नहीं है। तो मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछता है कि निम्न में किस में ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर या ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस भी किया था, तो वहाँ हमने 2 चीज़ों को लेकर केवल डिस्कस किया था, नॉर्मलता और मोलरता को लेकर के।
तो अब हम यहाँ पर भी देखेंगे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज की भी बात करेंगे अब यहाँ पर हम, क्योंकि मोललता ही एक ऐसा है जिसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन जब मोल प्रभाज की बात की जाएगी तो मोल प्रभाज में हम देखें केवल मोलों की संख्या है, यहाँ भी कोई आयतन का टर्म नहीं आ रहा, जबकि ताप बढ़ाने पर आयतन परिवर्तित होता है जिसकी वजह से नॉर्मलता और मोलरता दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन मोल प्रभाज में और मोललता में दोनों में ही कहीं पर हमें आयतन टर्म दिखाई नहीं देता फार्मूले में। इसकी वजह से मोललता और मोल प्रभाज ये दोनों ताप बढ़ाने पर या घटाने पर परिवर्तित नहीं होते हैं। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोल प्रभाज पर ताप में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताएंगे मोल प्रभाज पर ताप में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पर कोई आयतन का टर्म निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा इस बात को। तो इसे हम प्रश्नों के माध्यम से भी देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जैसे एक प्रश्न ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। जैसे हमने भी बात किया था, इस तरह से हम इसको यहाँ देखते हैं कि हमारे विलयन में दो कंपोनेंट हैं, एक क्या क्या है, एक है एसीटोन और एक है जल। तो ये हमारा विलेय है स्मॉल n और ये है हमारा विलायक कैपिटल N। ठीक है, और इन दोनों के मोल चाहिए होगा। तो मोल के बारे में हमें पता है, मोल क्या चीज़ होती है, यानी कि अगर हम इसको दिखाएं स्मॉल n से हमने क्या दिखाया, एसीटोन के मोलों की संख्या स्मॉल n है तथा जल के मोलों की संख्या कैपिटल N है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको n, इसके लिए एसीटोन के लिए। तो एसीटोन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है CH3COCH3, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आता है वो कितना आता है, 58 आता है। तो हमें इनके मोल चाहिए, जबकि यहाँ जो वैल्यू दिया है वो भार दिया है या द्रव्यमान दिया है। तो जल यानी विलायक का द्रव्यमान दिया है 900 ग्राम और विलेय का द्रव्यमान दिया है 5.8 ग्राम। तो हमको मोल निकालने हैं यहाँ पर। तो एसीटोन के मोलों की संख्या, तो क्या किया जाए, इसमें जो मात्रा है इसके ग्राम में उसमें अणुभार से क्या करें, भाग दे देंगे तो निकल आएगा। तो एसीटोन की मात्रा बटे एसीटोन का अणुभार, तो एसीटोन की मात्रा कितनी है, 5.8 ग्राम है। तो बटे एसीटोन के अणुभार से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल करके आ जाएगा। तो एसीटोन का जो अणुभार निकल करके आता है वो आता है कितना, 58 आता है। अणुभार निकाल लेंगे, फार्मूले से निकल जाएगा। तो ये 58 इसका अणुभार हो गया। तो ये होता है 0.1, ये इसके मोलों की संख्या हुई, किसके, एसीटोन के मोलों की संख्या। अब बटे अब जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, NH2O इक्वल्स, अब जल के मोलों की संख्या, तो जल की मात्रा ग्राम में कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है, और अपॉन हो जाएगा इसके अणुभार से, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो अब हम क्या करेंगे, एसीटोन का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो एसीटोन के मोल प्रभाज को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH3COCH3 इक्वल्स N CH3COCH3 अपॉन जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या लिखते हैं, यानी कि N CH3COCH3 एंड प्लस NH2। बात स्पष्ट हो रही है ना यहाँ से? तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 50। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया, एसीटोन का ये मोल प्रभाज आ गया। तो ये निकल करके आ जाएगा 0.002। इसी प्रकार से हम जल के लिए निकालेंगे मोल प्रभाज का, H2O इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे NH2O हो जाएगा। अब H2O के लिए, सॉरी हमने इसको कैपिटल N से दिखाया था, तो हम इसको कैपिटल N कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल N H2O अपॉन N CH3COCH3 एंड प्लस NH2।
H2। बात समझ में आ रही है कि जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या अपन विलयन के कुल मोलों की संख्या लिख देंगे यहाँ पर। तो ये कितना है, जल के मोलों की संख्या कितनी है 50 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 एंड प्लस 50। तो विलयन के मोलों की संख्या तो बदलेगी नहीं, तो वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 50.1, तो ये आ जाता है 0.998। ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा। तो हमें ये प्रश्न में क्या करना था, जल और एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करनी थी। तो हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर जल के मोलों की संख्या दे दी है कि 2 मोल जल है और एसीटोन के इतने मोल हैं, ठीक है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूले में रखेंगे निकाल लेंगे। लेकिन अगर मात्राएं ग्राम में दी गई हैं तो पहले उनको हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और मोल में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। जो भी मात्रा ग्राम में दी गई है उसमें अणुभार से भाग दे दीजिए तो हमारे मोल निकल करके आ जाएंगे। तो हमें अणुभार निकालने आना चाहिए। अणुभार निकालना भी बहुत आसान है, केवल जो परमाणु यहाँ दिख रहे हैं फार्मूले में, इन परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ देंगे तो वो इसका अणुभार कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमें लास्ट में ज़रूर अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन लगाया है वो गलत तो नहीं है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमने ये जाना था कि जो विलयन का मूल प्रभाज होता है वो विलय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज के योग के बराबर होता है। तो हमारा जो विलयन में है CH3CO, CH3 विलय है एंड प्लस H2O, यानी कि इन दोनों के मूल प्रभाज को हम क्या करें, जोड़ देते हैं। तो ये निकल करके आ जाता है 0.998। तो ये वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, 1 आ गया। तो इसका मतलब कि जो हमने सवाल लगाया है वो सही है। अगर इसका इन दोनों का जो सम है अगर वो 1 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों में बहुत सिंपल प्रश्न है मोल प्रभाज निकालने के लिए। अब इसी पर आधारित एक और प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा एक अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन को कोरिलेट किया गया है मोल प्रभाज से। तो इसमें कहा जा रहा है कि यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। यानी कि यूरिया का जो जलीय विलयन है वो कह रहा है कितना कंसंट्रेशन है, 6% बाय वेट है। तो 6% बाय वेट का मतलब क्या होता है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 6% वेट बाय वेट का मतलब होता है W/W। यूरिया का विलयन है, यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है। ये इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया है। तो 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया, तो हमें विलयन के जो 2 घटक हैं यूरिया है और जल है। तो यूरिया की मात्रा तो पता चल गई, तो जल की मात्रा कितनी होगी, तो जल की मात्रा हो जाएगी 100 - 6 दैट इज 94 ग्राम जल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो विलेय है वो क्या है, यूरिया है। तो यूरिया के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से दिखा दें अगर, तो हम यहाँ लिख देंगे कि माना यूरिया के मोलों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे n यूरिया के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या कितनी होगी, यूरिया की मात्रा ग्राम में, तो 6 ग्राम बटे यूरिया का अणुभार कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। इसी प्रकार से NH2O निकालेंगे हम, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक की मात्रा ग्राम में 94 ग्राम अपान विलायक का जो अणुभार हो कितना होता है, 18। तो ये कितना आ जाएगा, 5.22 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या हमें मालूम हो गई कितना है, ये यूरिया के मोलों की संख्या 0.1, और जल के मोलों की संख्या ये हमें मालूम हो गया कितना है, 5.22। ठीक है,
इसको हमने स्मॉल n से दिखाया था और इसको यानी कि हमने क्या लिखा था n यूरिया। ठीक है, यह है यूरिया के मोलों की संख्या और NH2O ये हमने दिखा कि जल के मोलों की संख्या के लिए। ठीक है, अब हमें निकालना था प्रश्न में यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है, यूरिया का मोल प्रभाज जिसको हम X यूरिया भी लिख सकते हैं बराबर, तो जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या यानी कि 0.1 प्लस 5.22। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 अपॉन 5.32 इक्वल्स 0.0188। कोई यूनिट होती नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न हो गया जो कहता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन से कैसे हम मोल प्रभाज निकालेंगे दिया गया। अगर जल का भी मोल प्रभाज पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज अगर पूछा 5.22 अपॉन 0.1 प्लस 5.22 ऐसे निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो यूरिया के लिए पूछा गया है तो इस प्रकार से इसकी गणना कर लेंगे। बात स्पष्ट हो रही है। तो हमें यूरिया के मोल प्रभाज निकालना है 6% बाई वेट दिया है, तो बाई वेट का मतलब होता है W/W परसेंटेज, और W/W का मतलब हो गया, हम लोगों ने डिस्कस भी पहले किया था, यह जो मात्रा है किसके लिए हो गया, ये यूरिया के लिए हो जाएगा और इधर का जो W है वो किसके लिए हो जाएगा, वो विलियन के लिए हो जाएगा। और विलियन हमेशा कितना लेते हैं, 100 ग्राम विलियन में बात करेंगे। 100 W है तो ग्राम, ये भी W है तो ग्राम, तो 100 ग्राम विलियन में यूरिया कितना है, 6 ग्राम है, यही सीधा इसका मतलब हुआ। तो 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम यूरिया, तो जल कितना था, तो 94 ग्राम, यानी 94 ग्राम जल ले लिया जाए और उसमें 6 ग्राम यूरिया को घोल दिया जाए तो जो विलियन तैयार होगा वही क्या कहलाएगा, 6% वेट बाई वेट यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनीशन हो जाती है एक तरह से। और जब हमें मात्राएं दोनों की पता चलेंगी तो दोनों के नंबर हम मोल निकाल लेंगे उनके अणुभारों से भाग दे करके, उसके बाद से फिर मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों प्रश्नों को हम तैयार रखें तो हमें लगता है कि इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, फार्मूले बदल जाएंगे, ग्लूकोज का जलीय विलयन दे दिया, इतना % दे दिया है ना, इसी तरह करके सुक्रोज दे देगा। तो यानी हमें केवल क्या है, थोड़ा सा हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए ताकि हम मॉलिक्यूलर वेट से हम यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल में चीज़ें नहीं दी रहती हैं तो हमें निकालना पड़ेगा ही, और अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं है। तो इन दोनों प्रश्नों को अपने प्रैक्टिस में रखिएगा, इसको तैयार कर लेंगे। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज पर टिप्पणी क्या आती है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा वो ऐसे ही आएगा, तो इनको ज़रूर आप अपने एक्सरसाइज में रखिए।